नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। रांची के मनातू में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास की घटना के बाद से छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्राएं क्लास को ठप कर यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर गेट पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रदर्शनकारी छात्राएं लगातार वीसी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी हैं। हालांकि मौके पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन छात्राएं आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करती नजर आ रही हैं। छात्राएं जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कोरियन के छात्र शिवम यादव और उनके 3 सहयोगियों पर आरोप लगा रही हैं इस घटना को लेकर, और ऐसे में इनके ऊपर सख्त और जल्द कार्रवाई की मांग करती है। छात्राएं इस वक्त प्रदर्शन में जुटी हैं। मनातू में है। शिक्षा जगत इस संस्थान पर गर्व करता है। केंद्रीय संस्थान है, लेकिन संस्थान का हाल देखिए कि यहाँ जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, गेट के बाहर बैठे हैं। वजह बताई जा रही है कि यहाँ छेड़खानी का एक मामला सामने आया है और छात्राएं परेशान हैं। जो सीयूजे प्रबंधन है उसके सामने अपनी शिकायत को दर्ज करा रही हैं। क्या है मामला, सीधे छात्राओं से ही जानते हैं। एक लड़की के साथ छेड़खानी हुआ है, वो भी यूनिवर्सिटी की, और जो लड़का है वो भी यूनिवर्सिटी का है, लड़की है वो भी यूनिवर्सिटी की है, और ये उसी का मामला है। ये कितने दिन पहले हुई थी? ये 2 दिन पहले हुई थी। ये छेड़खानी क्या यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में हुई है या बाहर? हाँ, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हुई है। अंदर हुई। हाँ, तो ये हमको बताइए कि क्या क्लास करने के बाहर आप लोग जो निकले उस दौरान क्या हुआ था? छेड़खानी कहाँ पर हुई? छेड़खानी वो एक कुछ 10 टिफिन वो करने जा रही थी अपना लंच के लिए, तो वहाँ पर छेड़खानी हुई। 4 लड़के छेड़े, जिसमें एक मेन में है, तो उन्हीं में। ये लड़कों का नाम मालूम है आप लोगों को? नहीं। लड़कों का नाम मालूम है आपको? ये लड़के कहाँ पढ़ाई करते हैं? इसी यूनिवर्सिटी के हैं, तो किस डिपार्टमेंट के हैं? एक का नाम शिवम यादव है, ठीक है, और उसके साथ 3 लड़के थे। तीनों का अभी तक पहचान नहीं हो पाया है, जिसमें से 2 कोरियन डिपार्टमेंट के हैं और ये 2 चाइनीज के हैं। शिवम यादव कोरियन डिपार्टमेंट का 3rd सेमेस्टर का है। वो लड़का अक्सर हमें छेड़ता है, ठीक है, टॉन्टबाजी करता है और उसे किसी का भी डर नहीं है। उसका फैमिली बैकग्राउंड, कमेंट करना, टिप्पणी करना के अलावा कोई और घटना जो उसको अंजाम देता हो? ऐसा तो नहीं है। वो बीच रास्ते में वैसे हमारे डिपार्टमेंट में 3-4 लड़कियों को वो ऐसे कहता था कि आओ तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें घर तक छोड़ दूं, मेरे साथ रहो, मतलब गलत गलत बातें उससे कहता था। तो आपने इसकी शिकायत कभी यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधन है आपने शिकायत दर्ज कराई थी कभी? ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब लड़कियां डर गई थी क्योंकि अभी सब नई नई आई है। वो लोग डर के चुप हो गई थी, उन्हें लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वही हो भी रहा है। इतना प्रदर्शन करने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम 2 दिन से यहीं ऐसी इसी बुधवार की घटना जब छेड़खानी की वारदात हुई थी? नहीं, उस दिन नहीं हुई थी। ये वारदात कल से स्टार्ट की गई है। हम लोग कल से ही प्रोटेस्ट में बैठे हैं। लास्ट प्रोटेस्ट में भी वो लड़का एक्चुअली इन्वॉल्व था, बट ऐसा कोई यहाँ से स्टेप्स ही नहीं लिए गए कि उनको डर होगा कुछ चीज का। फिर से वही चीज रिपीटेशन मोड पे है। वो 3 बार 4 बार शायद ऐसे सस्पेंड होता है उसका। छेड़खानी की पहली घटना किससे पहले भी लड़कियों को परेशान किया गया उन्हीं लड़कों की ओर से? ऐसा हुआ है ना? हाँ जी हाँ हुआ है। देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रबंधन के लोग भी हैं, यहाँ लगातार यहाँ मौजूद हैं। हम सीधे जानेंगे कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। छात्राओं की शिकायत है कि आप लोगों को तमाम चीजों की जानकारी पहले भी दी गई थी, लेकिन आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। पूर्व में हम लोगों को 1-2 बार सूचना मिली कि यहाँ पर विश्वविद्यालय के रोड पर, मतलब विश्वविद्यालय से बाहर निकलने के बाद रोड में मनातू जाने के क्रम में छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। तो 21 नवंबर को कुलपति महोदय और हम लोग सब लोग डीजीपी महोदय से मिलने के लिए गए थे। उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और उसके बाद यहाँ टीओपी में पुलिस की संख्या भी बढ़ाई गई और पेट्रोलिंग की सुविधा भी शुरू करा दी गई। जिन लड़कों का नाम ले रही हैं कि 4 लड़के हैं, क्या वो 4 लड़कों का इन्होंने अभी तक हम लोगों को सिर्फ एक लड़के का नाम वाजिब में दिया है, जिसका नाम शिवम है। उसको कल ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है, एकेडमिक एक्सपल्शन भी कर दिया गया है और हॉस्टल एक्सपल्शन भी कर दिया गया है। देख रहे हैं कि छात्राओं के साथ साथ
जो छात्र हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो छात्र छेड़खानी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द हो, कानूनी कार्रवाई हो। विश्वविद्यालय प्रबंधन के लोग भी यही मौजूद हैं। वैसे में क्या फलाफल निकल कर आता है, क्या कार्रवाई होती है? मामला विश्वविद्यालय प्रबंधन से निकलकर थाने तक पहुंच चुका है। ऐसे में देखना होगा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्राओं की सुरक्षा किसके हवाले है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। संवाददाता संजय सिन्हा की मौजूदगी है और सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि संजय, बहुत गंभीर आरोप छात्राओं की तरफ से, वो भी स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद जब विश्वविद्यालय तक पहुंचती हैं ये छात्राएं, वहां उस कैंपस के अंदर उनके साथ ऐसी घटना हो रही है तो फिर उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में है। इस वक्त विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से कार्रवाई में आनाकानी की वजह क्या है? देखिए, विश्वविद्यालय प्रबंधन यह दावा कर रहा है कि छात्राओं की ओर से जो पूर्व में जो शिकायत की गई थी उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन छात्र जो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि बुधवार को जो घटना हुई है वो वास्तव में कहीं से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और जो कुछ हुआ है उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर छात्राएं हैं, जो प्रदर्शनकारी छात्राएं, कुछ उनकी दोस्त हैं जो पीड़ित छात्रा है। तो ये बताइए कि आप लोग वास्तव में यहाँ पर प्रबंधन के लोग भी हैं, तो वास्तव में ऐसा क्या है कि मामला सुलझ नहीं पा रहा है? क्या चाहती हैं आप लोग? देखिए, हम लोग कल सुबह तक हम लोगों ने सब कुछ कर दिया था कंप्लेन अपने कॉलेज में। अभी तक ना तो वीसी सर ने हमें कॉल किया ना फिर मिलने आए। इवन वो हमें कॉल भी कर सकते थे, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो हमसे बात करें। आज सुबह 12 बजे तक वो लड़का हॉस्टल में ही था, उसे छुपा दिया गया है। तब तक पुलिस कहाँ थे? यहाँ अभी वो भाग चुका है। इवन वहाँ के जो हॉस्टल में जितने भी लड़के ना, सब ग्रुप है। लड़कों का नाम क्या है, नाम बताएंगे आप? एक का नाम शिवम यादव है। शिवम यादव। हाँ। और बाकी जो लोग हैं उनका नाम? उन लोगों का नहीं, सभी इसी यूनिवर्सिटी के हैं? हाँ, सभी इसी। देखिए, एक छात्रा है जो पीड़ित छात्रा, उसकी रूम पार्टनर है, जो सबसे पहले कहते हैं कि बता रही है कि उसने अपना दर्द, जो तकलीफ थी, जो उस दिन की घटना थी, उसे बयान क्या हुआ था उस दिन, बताओ। उस दिन वो अपने कमरे में बैठ के और रो रही थी। जब हम अपने कॉलेज से आए तो वो बेचारी बहुत डरी हुई थी, मेरे हाथ लगाने पर भी वो डर गई थी। फिर उसने मुझे बताया कि जब वो कॉलेज खत्म होने के बाद घर आ रही थी तो उसे कुछ 4 लड़कों ने जो उसके पीछा कर रहे थे और 4 लड़कों ने उन्हें पकड़ के खींच के एक पत्थर के पीछे ले गए और उसके साथ उसके छाती पर छुआ, उसका हाथ लगाया, उसके अंदर तक गया और बोला कि मैडम आज तो आपके पीरियड चल रहे हैं, अगली बार गाड़ी लेके आएंगे तो फिर बताएंगे। देख सकते हैं कि इसे सुनने के बाद जो एक पिता होता है, एक उम्मीद से, एक खुशी, एक भविष्य के उत्साह को लेकर अपनी बेटी को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजता है। और जब बेटियां इस तरह के हादसे और इस तरह की घटनाओं से गुजरती हैं तो सोचिए कि दूर बैठे पिता पर क्या गुजरती होगी। अभी एक रिपोर्ट के जरिए आप बता रहे थे कि जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी प्रबंधन के लोग वहां मौजूद हैं, सुन तो वो भी रहे होंगे, जांच पड़ताल तो उनकी भी जारी होगी। उनका कहना है कि शिवम, जिस शिवम यादव की बात सामने आ रही है कि उसे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? जब इतने गंभीर आरोप थे तो उसे पकड़कर पूछताछ हो सकती थी। छात्राएं तो कह रही हैं कि अब वो यहां से फरार हैं। देखिए, छात्राएं जो कह रही हैं कि वास्तव में जिस तरीके की घटना हुई, हमने विश्वविद्यालय प्रबंधन को तमाम जानकारी दी और जो आरोपी छात्र फरार हो गए, तो ऐसे में क्या सवालों में प्रबंधन नहीं है? देखिए, हम लोगों को जो खबर दी गई, जो घटना है वो बुधवार की है जैसा बच्चे बता रहे हैं। हम लोगों को कल ये खबर मिली है। मेरे पास ये मेल 11:24 पर रिसीव हुआ है और मैंने 11:59 में कुलपति महोदय के आदेश के उपरांत कमेटी फॉर्म कर दी जांच करने के लिए। उसके अलावा हम लोगों ने जो छात्र है कमेटी के रिपोर्ट पर हम लोगों ने उसको इनिशियली प्राइमा फेसी एविडेंसेस को देखते हुए उसे सस्पेंड कर दिया, एकेडमिक सस्पेंशन भी कर दिया गया और हॉस्टल से भी सस्पेंशन कर दिया गया है। सिर्फ सस्पेंशन से काम कैसे चलेगा, ये सवाल है और इसीलिए छात्राएं कार्रवाई को लेकर शंकित हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है साहिबगंज से, जहां पर जमीन के विवाद में जमकर बवाल हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डेरा गांव की यह घटना, जहां पर जमीन के विवाद में एक्शन के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। रैयत पप्पू यादव की पिटाई के बाद ये पूरा माहौल जो है वो बिगड़ जाता है। पुलिस की पिटाई से घायल रैयत पप्पू यादव बताया जा रहा है और आत्मरक्षा में पुलिस ने
3 राउंड यहां फायरिंग भी की है, हवाई फायरिंग। रैयतों का पुलिस के ऊपर एक बड़ा आरोप भी है, जिस पर पुलिस पर पैसा लेकर काम करने का आरोप लगाया गया है रैयतों की तरफ से। पंकज मिश्रा के दबाव में पुलिस काम कर रही है, यह भी कहा गया है। मौके पर फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी कैंप करते नजर आ रहे हैं। तो पुलिस के ऊपर एक गंभीर आरोप, जिसमें पैसे लेकर काम करने का आरोप लगाया जा रहा है रैयतों की तरफ से। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि जब यहां पर मामले को समझने के लिए इसे कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए पहुंची, तो लोगों के आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ा। इतना बाबा का जमीन का कागज होता उतना उनको जमीन देने के लिए हम लोग तैयार थे। उसका बाद अपना जमीन हम लोग जोतने गए, पंकज मिश्रा से बड़ा बाबू पैसा लेकर आके हमारा चाचा के मरवाए हैं। रेलवे तक इनका जो एरिया है ये पार्टी जमीन संबंधी विवाद था और थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ देखने के लिए आए थे, इसे सूचना है। उसी में कुछ झड़प हुआ है, विवाद हुआ। उसके बाद लोगों ने आक्रोश में आकर ये रोड जाम कर दिया। उसके बाद रोड पर आ गए थे और अभी सब नियंत्रित है, सब अपने अपने घर चले गए हैं। रोड का आवागमन जारी है। गोली भी चल रही। और पवन कुमार राय साहिबगंज संवाददाता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल स्थिति क्या है? जी देखिए, बता दें कि ये जमीन से संबंधित मामला है। फिलहाल जो स्थिति अभी जो है स्थिर बनी हुई है। जो आक्रोशित ग्रामीण थे उनके द्वारा जो है रोड जाम किया गया था, लेकिन फिलहाल पुलिस के द्वारा जो है पुलिस की पहल के बाद जो है जाम को हटा दिया गया और पुनः जो है आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। लेकिन जो रैयत है, जमीन के रैयत है, उनका कहना है कि पुलिस जो है इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकती है। और रैयत का ये भी आरोप है कि उनके थाना क्षेत्र का ये मामला नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जो है मुफस्सिल थाना प्रभारी के द्वारा जो इस तरह का जो है कार्य जो है किया जाता है। तो कहीं ना कहीं रैयत और ग्रामीणों में आक्रोश है इसको लेकर और लगातार जो है पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो संबंधित थाना प्रभारी है उस पर कार्रवाई करे और जो है जो इसमें जो घायल व्यक्ति है उनको फिलहाल जो है पुलिस जो है चिकित्सक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और वहाँ उसका जो इलाज जो है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। बिहार और गढ़वा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। बिहार पुलिस के सूचना के आधार पर गढ़वा पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। पुलिस ने नगर उटारी थाना क्षेत्र के सिरिया टोंगर गांव के पास से NH 75 से कंटेनर को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बताया गया कि इसको अंबाला से एस्कॉर्ट करके एक कार लेकर के आ रही थी। कार में भी 2 लड़के और थे, उनको भी थोड़ी दूर पर नगर उटारी थाना से आगे इंटरसेप्ट किया गया। वहाँ जैसा ड्राइवर द्वारा कन्फेस किया गया कि वहाँ कोई दूसरा गाड़ी वाला आएगा और वो उसको लेकर के इसी रास्ते से बिहार जाएगा। वहीं बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक बस से 10 नाबालिग सहित 23 लोगों को रिहा कराया है। ये सभी लोग बिहार के जमुई, बंगाल के वीरभूम और जामताड़ा के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने बस के ड्राइवर को गिरफ्तार करने के साथ ही बस को भी जब्त कर लिया। बस मालिक के साथ ही एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक इन सभी को सूरत ले जाया जा रहा था। बंगाल, ये सब लोगों का मानव तस्कर के रूप में यहाँ से सूरत ले जाए। उसमें से 23 को पुल की संख्या 23 है, जिसमें 10 नाबालिग प्रतीत होते हैं और 9 बालिग और 4 महिला है। टोटल 23 की संख्या है। वहीं रांची से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों पर नकेल की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी की तरफ से एक बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक को आयोजित किया गया और हाल के दिनों में घटनाएं जितनी हुई हैं उससे लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो नक्सलियों पर इस इलाके में नकेल और कितनी कसी जाए, कैसे कसी जाए, इसे लेकर डीजीपी की पुलिस मुख्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई।
और अब बात झारखंड में मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे की, लेकिन इस विभाग बंटवारे से पहले एक लेटर इस वक्त वायरल हो रहा है जिस पर खूब बवाल मचा है। ये वायरल लेटर कांग्रेस का बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस कोटे से बने किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए इसका जिक्र है। इस लेटर के वायरल होने के बाद बीजेपी ने संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और सीधे सीधे मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया, जिस पर सफाई में उतरी कांग्रेस ने भी बीजेपी पर बेहद गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के जो आईटी सेल हैं उसकी ये साजिश है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा का यह दावा है कि उन्हें ऐसे किसी लेटर की कोई जानकारी ही नहीं है। देखिए, जिस कांग्रेस संविधान की रक्षा और संविधान की दुहाई देती है, मैं जरा पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि मंत्रालय का गठन, मंत्रिमंडल का गठन और विभाग बंटवारे का काम कौन करता है? वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। ये तो एक तरह से मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में उन लोगों ने सेंधमारी करने का काम किया, उनको एक तरह से डिक्टेटरशिप करने का काम किया है। मुख्यमंत्री को वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो एक तरफ वो संविधान की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ संविधान को तोड़ते हैं। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में साफ नजर आता है कि वो कहते कुछ और करते कुछ है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल फेक न्यूज फैलाने में, नफरत फैलाने में, साजिश रचने में, षड्यंत्र रचने में माहिर है। मुख्यमंत्री जिसे चाहेंगे उसको वो विभाग देंगे। ऐसा कोई पत्र हम लोगों के संज्ञान में नहीं है, और अगर ऐसा पत्र भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में है तो स्वाभाविक तौर पे तथ्य यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा इस तरह का फेक प्रोपगंडा फैला करके सरकार को और कांग्रेस पार्टी को एक कटघरे में खड़ा करने का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है। और इधर कांग्रेस के कथित वायरल लेटर पर जेएमएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज पांडे ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा पूरी तरह से सीएम का विशेषाधिकार है और ऐसे में उन्हें किसी लेटर की जानकारी नहीं है। कहां से पत्र, कौन किस पत्र की बात आप कर रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई पत्र है भी, उसकी वैलिडिटी, सत्यता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, इस पर भी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि सरकार बनी है, मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है, प्रोग्रेटिव है कि वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, विभागों का बंटवारा करेंगे। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। हेमंत मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल के चेहरे पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। हेमंत सोरेन की नई टीम को बीजेपी अनुभवहीन और सरकार के में संतुलन की कमी के तौर पर बताने की प्रयास कर रही है। तो जेएमएम ने इस पर पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को मिले बहुमत को बीजेपी पचा नहीं पा रही। थोड़ा विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या आपने सभी जाति को, सभी धर्मों को, सभी क्षेत्रों को आप संतुलन बना पाए हैं? देखिए, ये लोग करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। और मेरे हिसाब से जो मंत्रालय का जो गठन हुआ है, आप उसमें देखेंगे कई सीनियर मोस्ट नेता है, आप देखेंगे कई सीनियर वरिष्ठ नेता है जिनको मंत्रालय चलाने का अनुभव है, जो इस राज्य में, बिहार, संयुक्त बिहार झारखंड में कई विभागों को संभाल चुके हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये अनुभवहीन मंत्रिमंडल का गठन हेमंत सोरेन जी ने किया है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी भी हार से नहीं उबर पाए हैं। ये लोग बहुत गहरे सदमे में हैं, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सरना कहाँ? सरना तो मंत्रिमंडल में है, ओबीसी भी मंत्रिमंडल में है, सभी लोग मंत्रिमंडल में है, सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया जो संभव हो सकता था। क्योंकि 12 सीटें ही होती हैं मुख्यमंत्री को लेकर, तो 11 मंत्री हुए। तो एक तरफ हेमंत सरकार एक्शन में आ चुकी है, तो दूसरी ओर सत्ता से चूके बीजेपी के विधायक भी अपने क्षेत्र में लगातार एक्शन मोड में हैं। हजारीबाग सदर से बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने डेली मार्केट का निरीक्षण किया और व्यापारियों की समस्याओं को जाना, साथ ही उनकी परेशानियों को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया।
डेली मार्केट में गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे हर दिन व्यापारियों और आम लोगों को काफी परेशानी होती है। चंदा करते हैं हम लोग चंदा देते हैं, तब उसके बाद हमने मिला के उसको बचावा के खुद से विधायक जी आए, क्या कुछ आश्वासन मिला उनके तरफ? बोले हमने विधायक तो बोले हैं कि उसके लिए हम अभी करवा के जाएंगे और सबको समस्या है उसको करेंगे। विधायक जी से पूरा हमको उम्मीद है और वो करेंगे। वो कि बना नहीं, क्या कहेंगे आप? उन्होंने क्या कहा था उस पर मैं कोई टिकट अपनी नहीं करने आया हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में आया हूँ। उनकी क्या समस्या है मैं उनसे रूबरू होने आया हूँ। ज़्यादा समस्या शौचालय का है, उसका जल्द से जल्द हम काम लगाने जा रहे हैं। और समस्या ज़्यादा हो रही है जानवर, जो जानवर हैं यहाँ सब्जी मार्केट में घुस जाते हैं, जो तंग कर रहे हैं। कितना बार कई बार घटना भी हो चुका है। महिला के लिए भी उनका हाथ भी टूट गया था, उसको रोक लगाने का नगर निगम के द्वारा करवा रहे हैं। और समस्या है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली विभाग का बहुत सारा लापरवाही, एक ही पोल में बहुत सारा तार लटका हुआ है, उसको भी बिजली विभाग के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाए हैं, उसमें कल से ही काम लगेगा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट संख्या 222 के नीचे नोटों की गड्डियां मिलने के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को जानकारी दी कि गुरुवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि सीट नंबर 222 के नीचे से कुछ कैश मिले थे, जिस पर आज सदन में जमकर बवाल मचा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिना जांच के किसी का नाम आखिर कैसे लिया जा सकता है। तो सफाई में अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि वे तो सिर्फ 500 रुपए का एक नोट लेकर ही जाते हैं। तो राज्यसभा में कैश कांड पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने भी जमकर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने इसे सदन को शर्मसार करने वाली घटना बताया। दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस और काला धन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के डीएनए में ही है। एक सांसद जो कांग्रेसी सांसद है उसके सीट से काले धन बरामद हुए हैं, काले धन। और क से कांग्रेस, क से काले कारनामे और क से काला धन का उपयोग करना ये कांग्रेस के डीएनए में है। और जब इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को इन लोगों ने अपवित्र किया, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही शर्मसार का विषय है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।